तो हेलो साथियों, स्वागत है आपका डीएसपी एकेडमी धामपुर में। आज से आपकी प्रतिदिन ये हिंदी की क्लास स्टार्ट होगी, जिसका उद्देश्य होगा उत्तर प्रदेश, यूपी पुलिस, एसआई और यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो एवं जूनियर असिस्टेंट। ठीक, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है मनमाना, दूसरा ऑप्शन है ईश्वरदत्त, सी ऑप्शन की बात करें तो तुलसीकृत और डी ऑप्शन की बात करें तो पदच्युत। तो हमें बताना है इसमें कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है। समास की बात करें यहाँ पे, तो समास की बात करते हैं तो समास का शाब्दिक अर्थ की बात करें, भाषा की बात करें तो समास हमारा किस भाषा का शब्द है। तो समास की भाषा की बात करें तो समास हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। इसी प्रकार आगे बात करें समास की, तो समास में हमारी अगर जो बात करें शाब्दिक अर्थ, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से शाब्दिक अर्थ। तो शाब्दिक की बात करें तो शाब्दिक अर्थ होता है समास का संक्षेप। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? संक्षेप, अर्थात छोटा रूप, संक्षेप। ठीक, आगे इसकी बात करें तो इसमें हमें बताना था कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी, पदच्युत। तो पदच्युत जो हमारा शब्द है, इसमें हमारा कर्ण तत्पुरुष समास नहीं होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। तो हमें चाटना है इसमें वर्ण अघोष। तो अघोष वर्ण की बात करें तो अघोष वर्ण, अघोष कौन सा वर्ण छाटना है हमें? अघोष। तो वर्ण की बात करें यहाँ पर तो अघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का जो हमारा वर्ग होता है, वर्ग की बात करें तो जैसे हमारा होता है कै, च, टे, तै और पै। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है हमारा अघोष होता है। तो उसी प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करें इसकी, तो पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, यानी कि कै। तो कै हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमने बताया कि अघोष वर्ण में हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। ठीक, इसी के साथ आगे प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अपभ्रंश, अपभ्रंश। तो अपभ्रंश की बात करें, अपभ्रंश का मतलब होता है किसी का बिगड़ा हुआ स्वरूप, अर्थात भ्रष्ट रूप। ठीक, तो यहाँ पर पूछा है हिंदी खड़ी बोली, खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो इसका पहला आंसर कहें मागधी, बी ऑप्शन होगा अर्धमागधी, तीसरे ऑप्शन सी की बात करें तो सौरसैनी और डी ऑप्शन की बात करें तो पैशाची। सबसे पहले देखेंगे अपभ्रंश में बताना है हमें यहाँ खड़ी बोली के लिए, तो ये हो जाता है हमारा सौरसैनी अपभ्रंश। आंसर होगा इसका सौरसैनी अपभ्रंश। अब खड़ी बोली की बात करें तो अपभ्रंश होगा इसका सौरसैनी अपभ्रंश। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है इसमें, इसी निरंतर अभ्यास करने से जड़मति भी बन जाता है। तो यहाँ पर इसका बताना है हमें कि निरंतर अभ्यास करने से जड़मति भी बन जाता है। जड़ का मतलब होता है यहाँ पर जड़ और मति। जड़मति को पूछा है कि जड़मति बन जाता है क्या। ठीक, तो जड़ का मतलब होता है यहाँ पर, मति का मतलब होता है ये हमारा मति। तो मति का मतलब यहाँ किससे होता है? बुद्धि से होता है। और जड़ का मतलब होता है जिसकी मतलब जो बुद्धि से हीन होता है। ठीक, जड़। ठीक, तो यहाँ पर जड़ बुद्धि हो जाएगा। तो यानी कि जड़मति का हमें बताना, जड़मति क्या बन जाता है? तो इससे बन जाता है हमारा सुजान। क्या बन जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुजान। सज्जन नहीं बनेगा, सुबोध नहीं बनेगा, सुयोग्य नहीं बनेगा। ठीक, तो सुबोध तो एक अच्छा बोध वाला हो जाएगा। ठीक, ऐसी सुयोग्य जो एक अच्छे योग्य। तो इसका आंसर, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि निरंतर अभ्यास करने से जड़मति भी बन जाता है क्या? सुजान। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अमावस्या घोर अंधकार का प्रतीक है और भरपूर प्रकाश का। तो इसी प्रकार जैसे हमारा अमावस्या का संबंध बताया है कि वो अंधकार का प्रतीक है, उसी प्रकार हमें भरपूर प्रकाश का बताना है। ठीक, इसमें कहा है कि जैसे अमावस्या की रातें हमारी अंधकारमय होती हैं, उसी प्रकार हमें बताना है कि भरपूर प्रकाश के में जो होती है वो किसकी रातें होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एकादशी, बी चांद, सी पूर्णिमा, डी शुक्ल पक्ष। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अमावस्या का संबंध जिस प्रकार आपका अंधकार से बतलाया है, तो ऐसे भरपूर प्रकाश का आंसर हो जाएगा हमारा पूर्णिमा।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी के साथ पूर्णिमा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे इसी क्रम में अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है? निम्नलिखित में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है? उपसर्ग की बात करें तो यहाँ पर हमारे दो होते हैं, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो हमारे शब्द के आगे लगते हैं। उपसर्ग होते हैं किसी, यानी कि किसी मूल शब्द के आगे आकर के उसके अर्थ को बदल देते हैं या अर्थ में कोई परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। इसी प्रकार प्रत्यय क्या होता है कि हमारे मूल शब्द के बाद में लग करके उसके अर्थ को बदल देते हैं। ठीक, तो इसमें पूछा है कि किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है। इसकी बात करें तो पहला ऑप्शन की बात करें अनमोल, बी ऑप्शन की बात करें तो प्रख्यात, सी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका प्रतिकूल, डी ऑप्शन की बात करें तो नाराज। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा उर्दू का उपसर्ग बताना हमें, किसका? उर्दू उपसर्ग। तो उर्दू उपसर्ग हो जाएगा हमारा नाराज, क्योंकि हमारा इसमें अगर जो हम उपसर्ग की बात करेंगे तो ना प्लस राज, ठीक, ये हो जाएगा हमारा नाराज। तो उर्दू उपसर्ग की बात करें तो उर्दू उपसर्ग क्या हो जाएगा हमारा? ये नाराज। इसी प्रकार हम आगे देखें, इसमें अगला शब्द हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखें, थोक का पर्यायवाची शब्द है थोक। तो थोक का पर्यायवाची शब्द बताना है हमें। थोक, थोक का मतलब होता है इकट्ठा, ठीक, पर्यायवाची बताना है इसका। परचून, थाक, थोया या पार्यायिक। ए ऑप्शन इसका परचून दिया है, बी की बात करें तो थाक, सी की बात करें तो थोया और डी की बात करें तो पार्यायिक। तो हमें बतलाना है इसमें किसका? थोक का पर्यायवाची शब्द। तो थोक का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो इसका होता है थाक। क्या होता है इसका? बी ऑप्शन, थाक, थोक का। अगर जो थोक कभी कभी हमारा थोक की बात करें तो थोक हमारा क्या देता है? थोक का हमसे विलोम पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है इस शब्द का? विलोम। तो विलोम की बात करें तो विलोम होता है इसका थोक का फुटकर। क्या होता है? फुटकर। थोक का विलोम क्या हो जाता है? फुटकर। इसी प्रकार तो इसका पर्याय पूछा था क्वेश्चन में, तो इसका हो जाएगा आपका थाक हो जाएगा। आगे बात करें अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न आता है पूजा का विशेषण है। तो पूजा शब्द का हम क्या बताना है यहाँ पर? विशेषण बताना है। सबसे पहले विशेषण की बात करते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वो हमारे विशेषण कहलाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर पूजा का बताना है आपको, पूजा का विशेषण। तो पूजा का हो जाएगा पूजा, ए ऑप्शन, बी पूजन, सी ऑप्शन की बात करें तो पूज्य और इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। तो हमें बताना है पूजा का विशेषण। तो पूजा का विशेषण हो जाएगा हमारा पूज्य, ऑप्शन सी। तो पूजा का विशेषण क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पूज्य। अगली बात क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन की बात करें, नौली कमीज वाला, ये गलत टाइप क्या है यहाँ पे, इसका नीली होगा ये, ठीक है ना, नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, रेखांकित पद है। तो रेखांकित पद में हमें बताना है इसमें कि नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है। तो रेखांकित कमीज होगा इसमें आपका, रेखांकित पद से फिर से टाइप से गलत हुआ, तो ये होगा नीली कमीज वाला लड़का। ठीक, यहाँ तक ये आपका पार्ट अंडरलाइन होगा, रेखांकित होगा। तो इसमें हमें बताना है कि नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, रेखांकित पद है। तो इसमें हमें बताना था क्या पद है, तो इसमें बताएंगे आप। तो यहाँ देखेंगे नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, रेखांकित पद बताना है। ए संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य। तो नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, तो इसमें हमारा हो जाएगा, तो हमें बताना है इसमें क्या, नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, तो ये हो जाएगा हमारा नीली कमीज। देखो ये क्या बता रहा है इसमें, कमीज की विशेषता को क्या बता रहा है कि कमीज कैसी है? नीली। तो नीली की विशेषता को किसने, कमीज की विशेषता को किसने बताया? नीली ने उसकी। तो ये क्या हुआ? उसकी विशेषण। और वाक्य, दो वाक्य एक साथ, अभी अभी गया है, कौन गया है? तो ये कह रहा है कि नीली कमीज वाला लड़का। तो ये हो जाएगा हमारा संज्ञा उपवाक्य होगा, विशेषण उपवाक्य होगा या क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा या प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विशेषण उपवाक्य। ठीक, इसमें बताया ना कि नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, रेखांकित भाग पद बताना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका विशेषण उपवाक्य। इसी प्रकार अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न होता है, किस वाक्य में क्रिया के सत्यताबोधक पक्ष का प्रयोग, सात सत्यबोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है?
तो सात सत्य, तो इसमें आपको बताना है कि आपको सात सत्यबोधक पक्ष, तो सात सत्यबोधक पक्ष की बात करें इसमें अर्थात सही, तो मैं रोज सुबह टहलने जाता हूँ। बी ऑप्शन की बात करें तो वह स्नान करके मंदिर जाता है। सी ऑप्शन की बात करें, विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठकर समाचार पत्र पढ़ते हैं। डी ऑप्शन की बात करें तो मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। तो इस सही आंसर हो जाएगा इसका आपका डी, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। कि आपको बताना था किस वाक्य में क्रिया के सत्यता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, पादप का पर्यायवाची चुने। तो पादप का बताना है आपको, तो पर्यायवाची फिर से दूसरा क्वेश्चन है पर्यायवाची संबंधी, तो यहाँ पर पर्यायवाची बताना है आपको पादप का। तो पादप का जो हो जाएगा आपका पादप, तो पादप का पर्यायवाची अगर जो बात करें खाद हो जाएगा, बी पौधा, सी पशु, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा पादप का जो पर्यायवाची हो जाएगा आपका पौधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन पौधा। ठीक, आगे देखेंगे इसी क्रम में अगला क्वेश्चन होगा आपका, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य के, सबसे पहले बात करें विशेषण यहाँ पे और विशेष्य की। ठीक, तो यहाँ पर विशेषण की बात करें, विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, तो वे शब्द कहलाते हैं आपके विशेषण। ठीक, विशेष्य की बात करें जिसकी विशेषता बताई जाए तो वह शब्द होता है आपका विशेष्य। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए तो वो तो होगा आपका क्या? विशेष्य। जो उसकी विशेषता बताई जाए वो होगा आपका विशेषण। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो इसका हो जाएगा आपका द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, डी ऑप्शन हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास विशेषण और विशेष्य के योग से बनने वाला समास जो होता है वो होता है आपका कर्मधारय समास। जैसे हो जाएगा आपका इसके एक बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें उदाहरण की, तो होता है आपका क्या? नील कमल। क्या हो लिखिए? नील कमल। तो यहाँ पर आपने देखा एक नील प्लस कमल दो शब्दों के योग से आपका शब्द बना है, सामासिक शब्द क्या बनता है? नील कमल। तो अर्थात इसका मतलब होता है नीला कमल, नीला कमल। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसमें एक तो नीला हुआ और एक कमल हुआ। नीला क्या है? कमल है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? कमल की। तो कैसा है कमल? नीला। तो नीला हमारा इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण। नीला कैसे क्या हो जाएगा इसमें हमारा? विशेषण। नीला हो जाएगा इसमें विशेषण। जबकि कमल की बात करें तो कमल हो जाएगा हमारा क्या? विशेष्य। कमल क्या हो जाएगा? विशेष्य। और यही बताया था कि विशेष्य वे शब्द होते हैं जिसके बारे में बताया जाए, और विशेषण वो होता है जो विशेष्य के बारे में बताया जाए। ठीक, तो विशेषण और विशेष्य के योग से बनने वाला समास जो होता है हमारा वो होता है कर्मधारय समास। आगे इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा अलंकार संबंधी है। अलंकार बहुत पूछा जाता है वाला कि हनुमान की पूंछ में लगने पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमें अलंकार बताना है। ऑप्शन ए अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन बी संदेह अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी अन्योक्ति अलंकार। तो ठीक, तो इसमें बताना है हमको कि हनुमान की पूंछ में लगने पाई बहुत पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक, आगे देखेंगे इसी क्रम में अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, भाई का बहुवचन है। तो भाई का बहुवचन बताना है इसमें आपको भाई। तो भाई भाई ऑप्शन ए, ऑप्शन बी की बात करें तो भाइयां, ऑप्शन सी की बात करें तो भाइयों, ऑप्शन डी की बात करें तो हो जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो भाई का बहुवचन की बात करें तो भाई का बहुवचन हो जाता है भाइयों। ठीक, भाइयों बहुवचन इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में, आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेता का स्त्रीलिंग होगा। बहुत पूछा जाता है बार बार ये भी नेता का। तो नेता का स्त्रीलिंग, नेता का नेता नहीं होता है, नेत्री, नेति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नेता का स्त्रीलिंग की बात करें तो इसका हो जाता है नेत्री। नेता का क्या हो जाता है? नेत्री। स्त्रीलिंग की बात करें, अगला क्वेश्चन देखेंगे जी में आगे, वर्तमान, भूत, वर्तमान, भविष्य को देखने वाले को कहते हैं। यहां पूछा है उसने देखने वाले को। ठीक, तो देखने वाले की बात करें तो भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले को, किसको पूछा है? देखने वाले को। तो देखने वाले को क्या बोलते हैं? त्रिकालदर्शी, ज्योतिषी,
भविष्य दृष्टा, तो ज्योतिषी अलग होता है, भविष्य दृष्टा भविष्य को देखने वाला होगा। तो इसके में पूछा जाएगा, तीनों के बारे में पूछा जाएगा, भूत को, वर्तमान को और भविष्य को देखने वाले को क्या कहते हैं, त्रिकालदर्शी। एक इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन पूछता है क्या, कि भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला, तो वो कहलाता है हमारा क्या, त्रिकालज्ञ। जानने वाले के लिए क्या आएगा, त्रिकालज्ञ, जबकि देखने वाले के लिए क्या आएगा, त्रिकालदर्शी। अब आगे की इसी बात में क्रम, अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए, असाध्य और असाधु। तो असाध्य, असाध्य जो होता है जिसका, असाध्य जिसको साधा ना जा सके, अर्थात कठिन। ठीक, तो यहाँ कठिन की बात करें तो ऑप्शन, अगर जो क्वेश्चन इसमें आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, असाध्य और असाधु में आप देखना है, इनके अर्थ बताने हैं। तो असाध्य का मतलब होता है जिसको साधा, जैसे कठिन, तो कठिन हमारा पहले में तो नहीं है, दूसरे में चेक करें इसमें भी है, बी में, सी में, डी में, दोनों में है। ऐसी असाधु, असाधु का देखें यहाँ दुष्ट, ये गलत हो जाएगा वर्तनी के अकॉर्डिंग। अब दूसरा देखें दुष्ट, तो यहाँ दुष्ट पे छोटे ऊ की मात्रा आती है, ये फिर से गलत। तो बचता है कौन सा हमारा, डी आंसर। तो डी आंसर हो जाएगा असाध्य, कठिन और असाधु का हो जाएगा हमारा दुष्ट। ठीक है, तो असाध्य और दुष्ट। ठीक, अब इसी आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही मुहावरा बताइए। युवकों को चाहिए होने पर, दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। युवकों को चाहिए कि होने पर ही विवाह करना। तो युवकों के लिए कहिए उसने कि युवकों को अपना विवाह कब करना चाहिए, अपने पैरों पर दौड़ने योग्य होने पर। बी ऑप्शन की बात करें तो अपने पैरों पसारने के बाद, पसारना तो ये फैलाना होता है, बिखेरना। फिर वी की बात करें अपने पैरों पर खड़े होने पर, अपने मुंह या मुट्ठू, ये तो बिल्कुल इस आउट दिया है इसके इस संदर्भ से। तो यहाँ पर हो जाएगा कि युवकों को अपना विवाह कब करना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने पैरों पर खड़े होने पर। ठीक, तो नीचे यह बताना था युवकों को अपना विवाह कब करना चाहिए, तो अपने पैरों पर खड़े होने पर। अगला प्रश्न है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजमहल शब्द है, राजमहल। तो राजमहल की बात करें तो राजमहल हमारा शब्द है, तो राजमहल तद्भव है, तत्सम है, देशज है या संकर है, राजमहल। तो राजमहल की बात करें तो राजमहल हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, राजमहल। तो राजमहल की बात करें, राजमहल दो शब्दों से मिलकर बना है, राज प्लस महल, राज प्लस महल, जिसमें राज तो हो जाता है हमारा किसका, संस्कृत का। राज किसका हो जाएगा, संस्कृत का। जबकि महल की बात करें तो महल हो जाएगा हमारा अरबी का। और जब भी हमारे दो भाषाओं से मिलकर शब्द बनता है तो शब्द बनता है हमारा संकर शब्द। तो इस प्रकार राजमहल जो हमारा कैसा शब्द हो जाएगा, संकर शब्द, क्योंकि हमारा राज प्लस महल, राज जमा महल, राज हमारा संस्कृत का शब्द होगा जबकि महल हमारा अरबी का शब्द होगा। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न होगा हमारा, सम उपसर्ग का मैं किस शब्द में सुनाई पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पहले वर्ड की बात करें तो पहला है इसमें संयम, दूसरे की बात करें तो संवाद, तीसरे की बात करें तो संभावना, और चौथे की बात करें डी ऑप्शन की तो संख्या। हमें बताना है इसमें सम उपसर्ग किसमें उसका मैं का संदर्भ निकलता है, मैं किस शब्द में सुनाई पड़ता है। तो सम की इसमें आप चेक देखेंगे ऑप्शन ए में, बी में और डी में। ऑप्शन ए, बी और डी आपने देखा। इसमें यहाँ पे भी बात करें तो अंकी बिंदी है, यहाँ पे भी आपका जो अंकी बिंदी अनुस्वार है। ठीक, ऐसे इसमें आप देखिए यहाँ पे अनुस्वार है, तो यहाँ तो आपका अनुस्वार हुआ। तो जबकि इसमें हमारा सम उपसर्ग की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर। कौन सा हो जाएगा, सी। और इन दोनों की बात करें तो इसमें हमारा जो हो जाएगा सेपी क्या होगा, मैं कौन सा हो जाएगा, अनुस्वार, जबकि उसमें पूछा है क्या, उसमें मैं का संदर्भ। ठीक, आगे इसी क्रम में अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आदर का विशेषण होगा। फिर से वही आदर, आदर का विशेषण। तो विशेषण पूछा है, विशेषण संबंधी क्वेश्चन अच्छे हैं आज के सेट में। तो विशेषण की बात करें तो आदर का सही हो जाएगा, इसमें आदर का आदर नहीं होगा, आदर पूर्वक, आदरणीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आदर का विशेषण जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या आपका, आदरणीय, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया। क्रिया, कौन सी क्रिया पूछी है इसमें, अकर्मक, अकर्मक क्रिया। अच्छा, अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिसका क्या होता है, कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात कार्य करने पर भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक, जैसे मजदूर चाय पी रहा है, बालक बहुत देर से रो रहा है, अम्मा खाना बना रही है, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है।
ठीक, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन करने पर उसका आंसर मिला है। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ रहा, रमेश क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। अम्मा बना रही है, क्या बना रही है? खाना बना रही है। बालक बहुत देर से रो रहा है। ऑप्शन ए की बात करें तो मजदूर चाय पी रहा है। मजदूर क्या पी रहा है? चाय पी रहा है। तो प्रश्न करने पर वहां तो आपको उत्तर की प्राप्ति हो रही है। तो इसी प्रकार किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, तो अकर्मक क्रिया बालक बहुत देर से रो रहा है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालक बहुत देर से रो रहा है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हो जाएगा आपका विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है हमारा प्रतिवर्ष 14 सितंबर को, 14 अक्टूबर को, 14 नवंबर को या 10 जनवरी को। तो विश्व हिंदी दिवस पूछा क्या है यहाँ पे हमारा? विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है हमारा प्रतिवर्ष 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस हमारा बनाया जाता है। अब हिंदी दिवस की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस के बारे में कुछ जाने यहाँ पे। तो विश्व हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस जो 10 जनवरी को मनाया पहली बार, तो पहली बार कब मनाया गया है? 2006 में। प्रथम बार कब मनाया गया हमारा विश्व हिंदी दिवस? 2006 में। इसको मनाने की जो हमारा स्टार्ट हुआ है ये कब से हुआ? 2006 में। लेकिन इसकी बात करें तो 1975 में नागपुर में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन में इसके मनाने की परंपरा को मान्यता मिली। कब मिली? 1975 1975 विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में मान्यता। तो इसको मनाने की मान्यता कहाँ से मिलती है हमें? 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन किया जाता है नागपुर में, वहां से इसको मनाने की मान्यता मिलती है। और पहली बार मनाया कब बन जाता है वैश्विक स्तर पर? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस 2006 में। जबकि यहाँ पर हिंदी दिवस की बात करें, केवल हिंदी दिवस, और वो भी कैसे? राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपका? 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और इसके मनाने की शुरुआत की बात करें तो ये होता है हमारा 1949 से। इसकी शुरुआत कब से होती है? 1949। शुरुआत कब से की जाती है इसकी शुरुआत? 1949 से इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक, तो विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। पहली बार कब मनाया गया? 2006 में। और मनाने की इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में इसको मनाने की मान्यता मिली। ठीक, अगला क्वेश्चन बात करें तो अगला क्वेश्चन होता है कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता है। तो कृष्ण गीतावली बताना है आपको। कृष्ण गीतावली तुलसीदास, सूरदास, रैदास या केशवदास। तो कृष्ण गीतावली नामक काव्य के ग्रंथ के रचनाकार हो जाएंगे आपके तुलसीदास। कौन हो जाएंगे? तुलसीदास। अगला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन हमारा वाच्य होते हैं। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? वाच्य, तो वाच्य की बात करें तो वाच्य हमारे होते हैं हिंदी में, वाच्य होते हैं हमारे 3 प्रकार के। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, 6 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। अब इस 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं देखेंगे। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं हमारे। पहला होता है यहाँ पर कृतवाच्य, दूसरा होता है हमारा कर्मवाच्य, तीसरा होता है हमारा भाववाच्य। तो कृतवाच्य जिसमें कर्ता पर प्रधानता दी होती है, कर्मवाच्य जिसमें कर्म पर प्रधानता होती है, और भाववाच्य होता है जिसमें नकारात्मक का प्रभाव दिया हो। ठीक, तो वाच्य हमारे कितने प्रकार के हो जाते हैं? 3 प्रकार के। तो इसी प्रकार ये आज का यहाँ पर आपका हिंदी का ये हमारा 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर पहला सेट आज यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत धन्यवाद। ठीक है, आगे मिलेंगे इसी क्रम में अगला सेट लेकर के। आपकी ये क्लास अब डेली लगेगी इसी तरह। तब तक के लिए आप हमारे इसके DSP एकेडमी धामपुर से जुड़े रहें।